नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। हमारे भारत देश के अंदर जो इस प्रकार से आए दिन उथल पुथल हो रही है, सरकार के जो सहयोगी हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया जाता है जिससे देश में एक उथल पुथल मच जाती है। और आज हम जनपद आगरा के जूता मंडी क्षेत्र में यहाँ पर आज आगरा के वरिष्ठ समाजसेवियों के साथ में उपस्थित हैं। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और जिस प्रकार जैसे शिक्षा है, सुरक्षा है और अन्य समस्याएं, उनको देखते हुए जिस प्रकार जो सरकार के द्वारा जो योगदान किया जा रहा है, जिन समस्याओं का या तो निवारण किया जा रहा है या सरकार इसमें असफल है, इन विषयों पर हम कुछ आज आगरा के वरिष्ठ समाजसेवियों से वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले सर, आप बताइए कि जो हमारे देश के अंदर जो शिक्षा का स्तर चल रहा है, क्या आपकी नज़र में आगे बढ़ रहा है या उसमें कुछ कमियां लग रही हैं आपको? मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो उस समय थे प्रधानमंत्री, मैंने उनका शासन देखा है। तो जब से लेके अब तक मैंने सब मुझे मालूम है कितना समय हो गया, कौन कौन प्रधानमंत्री आए। लेकिन अब ये 14 के बाद में जो सत्ता आई है, ये तो बड़े प्रचार प्रसार के साथ आई कि भाई अच्छे दिन आएंगे। तो इसी में उम्मीद में हमने वोट दिए कि भाई अच्छे दिन आ जाएंगे। गुजरात में वहाँ पर शराबबंदी है, तो हमने सोचा कि मोदी जी आ रहे हैं, उनके साथी आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी शराबबंदी हो जाएगी। इसलिए आंख बंद करके हमने उनको वोट दिए। और अब मुझे ऐसा लग रहा है इन 9 सालों में कि हमारे साथ, जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसमें सबसे पहले सरकार ने 16 में नोटबंदी की। उसमें सैकड़ों लोग मर गए रास्ते में, लाइन पे कट के मर गई 10-15 लोग, और सब तितर बितर हो गया। पैसे के लिए कारोबार बंद हो गया, नौकरी छूट गई। उस समय कैसे पार्लर हज़ारों किलोमीटर बच्चों को लेके पैदल चले लोग, एकदम झटके में शाम को 8 बजे और पूरा देश बंद कर दिया कोरोना के चक्कर में। लेकिन मैंने ये भी देखा कि कोरोना के चक्कर में हम लोग तो सब बंद कर दिए, लेकिन जब कोरोना भरपूर था उस समय हमारे नेता रैली कर रहे थे। उनके लिए कहाँ था, हमारे लिए, मजदूरों के लिए बंद कर दिया। अब आप उससे थोड़ा आगे बढ़ें तो नोटबंदी कर दी, उससे सारे काम की कमर टूट गई, व्यापार की टूट गई, नौकरी की टूट गई, सब एकदम उसके लिए लाइन में लग गए पैसों के लिए, एकदम वो भी झटके में हुआ। तो उससे हमारा देश पूरा और पीछे हुआ। फिर उसके बाद में आगे आते हम, GST लगा दी, तो उससे कारोबार, जिसमें 5% हमारे जूते का कार्यक्रम है, कारोबार है, जिस समय 5% टैक्स था, आज वो 12% हो गया। तो आगरे में कम से कम 10-5 लाख लोग और जूते कारोबार से जुड़े हुए हैं। कुछ मजदूर हैं, कुछ मालिक हैं, कुछ डिब्बे वाले हैं, कुछ सोल वाले हैं, कुछ फॉर्म वाले हैं, मतलब कम से कम आगरे की धुरी इसी से थी। तो ये कारोबार ख़त्म हो गया एक तरह से, भुखमरी पे। जो लोग मजदूर काम करते थे उनका काम छूट गया और वो अब मजदूरी, बेलदारी, रिक्शा चलाना, इसमें लगे हुए हैं, काम नहीं है। ये अच्छे दिन आए हमें लगता है। और हम शिक्षा की बात करें तो जब मैं पढ़ा तो 1 पैसे की खर्चा नहीं था, शायद 10 पैसे या 5 पैसे
या 9 पैसे वो फीस थी, और हमें वजीफ़ा मिलता था। और मैं इंटर तक पढ़ा, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। लेकिन शिक्षा का जब से 1990 के करीब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने शिक्षा का दोहरीकरण कर दिया। पहले सबके लिए एक शिक्षा थी, अब उसको बांट दी और उसका निजीकरण कर दिया और व्यापारीकरण कर दिया। ऐसे ही पहले सरकारी हॉस्पिटल होते थे, उनका स्तर गिराया गया और नर्सिंग होम बनाए गए, और वो हमारी पहुंच से बहुत बाहर है। कैसे हम लाखों रुपए खर्च करें? हमारी 2-4 हज़ार रुपये महीने की आमदनी है, 10-5 भी हो सकती है, लेकिन कैसे हम स्वास्थ्य रखें? चारों तरफ गली गली में, चौराहे चौराहे पे और मोहल्लों में, बस्तियों में शराब के अड्डे खुलवा दिए गए। पहले मैं देखता था आगरे में 2-3 कलाड़ी हुआ करती थी, आज तो चौराहे चौराहे पे, या जैसे मंदिरों से दूर और बस्तियों से दूर हुआ करते थे पहले। हाँ, मंदिरों से और दूर हुआ करते थे, स्कूल से दूर हुआ करते थे। जी, जी। एक लोहा मंडी खतेने में एक AMC वीर इंटर कॉलेज के नाम से है, और वहाँ के बिल्कुल पड़ोस में ही और दारू का ठेका है। मैं उसका अध्यक्ष था 2014 से लेकर 19 तक। तो वहाँ पे मैंने प्रयास किया, कोई सुनाई नहीं हुई। उधर बच्चे, हमारी लड़कियाँ पढ़ने, बहन बेटी आती हैं, और उधर पी के हम पढ़े रहते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि ये अच्छे दिन आ गए हमारे लिए। अब आज की स्थिति हम देख लें शिक्षा की, तो शिक्षा का निजीकरण करके और व्यापारीकरण करके बिल्कुल ख़त्म कर दिया गरीबों के लिए। जो आज से हज़ारों साल पहले पढ़ नहीं सकते थे, उसी नीति वही आ गई है। आज हम एक छोटे बच्चे का एडमिशन कराने जाएं तो कम से कम हमें 10-20 हज़ार तो चाहिए, और सरकारी स्कूल में हम कराएं तो बिल्कुल स्तर गिरा दिया है, ख़राब कर दिया है, भवन टूटे पड़े हैं, बहुत बुरा हाल है। कैसे पढ़ाएं हम? और अगर वो बच्चे पढ़ भी जाएं किसी कारण से, तो क्या जो इंग्लिश मीडियम से निकल के आएंगे नौकरी में, वो उनका मुकाबला कर लेंगे, कंपटीशन कर लेंगे? तो सब खत्म है। और जो मिड डे मील मिलता है उसकी हालत बहुत बुरी है। अभी की बात है अयोध्या की, जहाँ मोदी सांसद हैं, तो अभी वहाँ पर शायद 8-10 दिन पहले या महीना भर के लगभग, तो बच्चे वहाँ पर नमक और चावल खा रहे हैं। योगी जी का वो योगी जी का क्षेत्र है, गृह जिला है, तो उसमें नमक और चावल खा रहे हैं। कोई शासन प्रशासन या कुछ कोई है ही नहीं देखभाल, क्या हो रहा है? और एक और है कि धर्म को राजनीति से दूर रहना चाहिए। बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए लग रहे हैं उसमें, और हमारे जो शिक्षा के मंदिर वो ख़त्म कर दिए। दिल्ली का मैं केजरीवाल को देखता हूँ, उनकी सरकार है, उन्होंने इंग्लिश मीडियम तर्ज के और वहाँ के सरकारी स्कूल को कर दिया है, और इंग्लिश मीडियम को छोड़कर बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दी है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं। तो ऐसा यूपी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए जनता के सामने। बहुत हमारी पीड़ा है, और धर्म को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सबों का हिंदुस्तान है। अब ये 24 में हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र में तो वही व्यवस्था होगी पुरानी जैसी कि भाई हम पढ़ नहीं सकते हैं, किसी मंदिर में नहीं जा सकते हैं। और आज भी हमारे राष्ट्रपति वो मंदिर में नहीं जा सकते। हमारी जो
मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति, वो संसद की मुखिया हैं, लेकिन उद्घाटन में उनको भी नहीं बुलाया जाता है। तो मतलब ये क्या है, कैसे, क्या हिंदू राष्ट्र अभी से बन गया है? अब हम सोचना चाहिए कि आगे आपको कैसी सत्ता चाहिए। काशीराम जी ने एक संदेश दिया कि हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूर सरकार चाहिए जो सब दलों की हो, तो कोई भी मनमानी नहीं कर सके। आज तो सरेआम मनमानी हो रही है, हिटलरशाही हो रही है, बहुत दुखी है। ये पोजीशन हो गई है सर कि 80 करोड़ लोग भूखमरी के करार पे आ गए हैं, जो गवर्नमेंट अनाज दे रही है उस पर पल रहे हैं। तो 130-135 करोड़ का देश है जिसमें 80 करोड़ों की ये हालत है, और लोग कहते हैं कि हमारा देश बेसुगुरु हो गया है, हमारे देश की बाहर बहुत इज्जत बढ़ गई है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अभी की बात है, मोदी जी गए थे अमेरिका दौरे पे, और वहाँ के 80 सांसदों ने और मोदी जी का विरोध किया था। ये क्या बढ़ गई है ये हिंदुस्तान की वैल्यू। तो सब यही बहुत अच्छा समय नहीं है। आने वाले समय में जनता सोचे कि हमें किनको लाना है और विचार करे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है, गरीब लोग नहीं पढ़ा सकते। तो मैंने एक केसी पाठशाला के नाम से सामाजिक संस्था खोली है, उसमें हम 4 बजे से लेके 6 बजे तक 2 घंटे की पाठशाला चला रहे हैं निःशुल्क, और उसमें गरीब बच्चों को हम पहले तो हम भगवान बुद्ध के पंचशील सिखा रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं उन्हें, बाबा साहब की शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षित बनो। और एक चैप्टर ये है संस्कार का और शिक्षा का। दूसरी हम आधुनिक शिक्षा से मतलब ये है कि कंप्यूटर का ज्ञान हो, इंग्लिश मीडियम हो, और ये जो व्यापारिक चीज़ें, कोई व्यापार से संबंधित हम उन बच्चों को आगे मार्गदर्शन करें, क्योंकि नौकरी नहीं है, ख़त्म कर दी संसद शादी, आरक्षण ख़त्म नहीं किया पर आरक्षण एक तरह से ख़त्म कर दिया। और तो हमें आरक्षण की उम्मीद छोड़ के हमें व्यापार की तरफ बढ़ना चाहिए। आज से 200 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो आगरे में, इंडिया में व्यापारी करने आई थी, उन्होंने शासन किया, तो हमको भी व्यापारी बनना चाहिए। हम किसी की नौकरी करने के बजाय हम इस लायक बने अपने युवाओं को कि वो अपने साथ अपने कर्मचारी रख सकें 10, 20, 50। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और हमारे साथी हैं उनके विचार सुन लिया जाए। जय भीम, नव बुद्धा है। पहले अपना परिचय देंगे और उसके बाद में बताएंगे कि जिस प्रकार से जो शूज़ मार्केट है उसमें कैसी आपके आज के जो दिन चल रहे हैं, मतलब बढ़िया चल रहे हैं या कुछ नुकसान है। जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाया गया हमारे देश के अंदर, नोटबंदी हुई थी, उसके बाद में कैसे आपका कारोबार चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा परिचय में वाई के शरण मेरा नाम है, और जो शू प्लाजा एसोसिएशन बनी हुई है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और बात करें व्यापार की, तो आफ्टर कोविड और नोटबंदी के बाद व्यापारों में इम्पैक्ट तो आया है। आज हर व्यापार एक वेंटिलेशन से गुजर रहा है, और जिसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि BIS के लिए भी लेके कुछ बातें उठ रही हैं, अभी उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं आ पा रही है, तो उसकी जानकारियों को लेके भी अभी थोड़ा सा बाज़ार में गहमा-गहमी बनी हुई है। क्योंकि आप आगरा को अगर हम उठा के देखें, आगरा व्यापार की नगरी है जूता उद्योग के लिए। यहाँ सबसे ज़्यादा छोटे छोटे उद्योग छोटे छोटे घरों में बनाया जाता है, और जो कि आगे बढ़ता है। तो जब छोटा उद्योग है तो उनके लिए सरकार को उन छोटे लोगों के लिए अच्छे प्रोत्साहन कदम उठाने चाहिए, कुछ बेटर से बेटर उनके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि जूता उद्योग को एक नई दिशा और दशा मिल सके। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना की गई है, उसकी सूची जारी की गई है, जिस प्रकार से
उसी प्रकार से क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को भी पूरे भारत की जातिगत जनगणना के आंकड़े जनता के समक्ष पेश किए जाएं और जिस प्रकार से जो जातिगत जनगणना हुई है उससे हमारे देश के और प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको क्या कुछ लाभ मिलेगा या कुछ हानि होगी? केंद्र सरकार ने जो जातीय आबादी गणना की जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने 2011 में कराई थी जातिगत जनगणना, उसको तत्कालीन सरकार ने रोके रखा है और बिहार सरकार ने अपने संसाधनों पर अपने खर्चे पर जो जातीय आबादी गणना कराई है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। आज़ाद भारत में पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले जिन्होंने जातियों का गणना कराकर उनका जो स्तर है जीवन स्तर उठाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य और उनका योगदान बहुत अच्छा है। इसके लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था दी, लेकिन इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों की कोई गिनती नहीं होती थी। 1931 में भारत की जनगणना हुई थी और करीब करीब लगभग 100 साल होने को जा रहे हैं, तो ये बिहार की सरकार ने ये बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। दूसरा, इसमें ये निकल कर आया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बिहार में 14% आंके जाते थे, लेकिन जब जनगणना के आंकड़े निकल कर आए तो उसमें 19.5% अनुसूचित जाति के लोग और 2.25% के करीब अनुसूचित जनजाति के लोग, तो 21-21.5% का आंकड़ा निकला है। उसके आधार पर इन जातियों को, पिछड़ी जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल है, पॉलिटिक्स रिलेशन का सवाल है। जब संसद में और विधानसभा में इनकी आबादी के अनुपात के हिसाब से पेटिशन मिलेगा तो सरकारी नौकरियों में भी इनका पेटिशन सही रहेगा और सभी समान रहेंगे। ये तथागत बुद्ध ने जो सभी लोगों के लिए हित की बात कही थी वो जो है इस देश में साकार होगी। इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उन्होंने ये स्वागत योग्य किया है। और हमारी डिमांड है कि केंद्र सरकार भी भारत में जनगणना, जातीय आधारित जनगणना कराकर सभी लोगों की सूची निकलवा ले, कोई किसी का हिस्सा खाए ना। मान्यवर कांशीराम जी कहा करते थे कि जिनकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबको उसकी 100 रोटियाँ हैं और 100 रोटियाँ 100 तबकों को मिल जाएं तो किसी की कोई लड़ाई नहीं होगी। ये तो बहुत ही स्वागत योग्य है जो बिहार सरकार ने किया है। और सर, जिस प्रकार से जो महिला आरक्षण बिल जो पारित किया गया है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सही है या उसमें कुछ कमियाँ? महिला आरक्षण बिल भारत की 2/3 आबादी 33% के लिए रखा है सरकार ने और संसद के पटल पर रखा, लेकिन इनमें ओबीसी जातियों की भागीदारी नथिंग के बराबर रहेगी। अनुसूचित जाति की महिलाओं की भागीदारी नथिंग के बराबर रहेगी, क्योंकि आप देश में देखते हैं, जैसे हम आगरा में रहते हैं, आगरा में हमारे 2 रिजर्व सीटें हैं और 2 रिजर्व सीट पे ही हमारे अनुसूचित जाति के लोग जीत कर आते हैं। अगर ये भी ना हो तो ये भी ना जीत के आए। आप जिला पंचायत का चुनाव है जिसमें कोई आरक्षण नहीं है, या राज्यसभा का सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनमें आरक्षण नहीं होता, तो हमारे नुमाइंदे कहाँ पहुँचते हैं? वहाँ पेटिशन प्रतिनिधित्व होना चाहिए समान जातियों का। तो इसमें जो केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया है, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जातियों का आरक्षण भी होना चाहिए। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।